हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, नोट्स आपको दिखा दिए। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 जो काफी इंपोर्टेंट है। जो चैप्टर का नाम है वो है आपका नए राजा और उनके राज्य। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले हम वो देख लेते हैं। हम देखेंगे नए राजवंश का उदय कैसे हुआ, राज्यों का प्रशासन उस वक्त कैसा था, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान क्या थी, धन के लिए युद्ध होता था, क्यों होता था, चोल राज्य में हम क्या पढ़ेंगे, उलैयर से तंजावुर तक, और पढ़ेंगे हम भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां जो बहुत ज्यादा फेमस थी। कृषि और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे और प्रशासन के बारे में हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर के नोट्स बनाने से पहले, ये वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको एनसीईआरटी जो 7th क्लास की चैप्टर 2 है वो रीड करना होगा। चैप्टर 2 को आपको रीड करके जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट कर लेने हैं या अंडरलाइन कर लेने हैं। उसके बाद आपको वीडियो को देख के नोट्स बनाना है, और अगर आपको कुछ लाइन चैप्टर में ऐसी जो आपको इंपोर्टेंट लगती है आपको वो भी ऐड कर लेनी है, ठीक है ना। तो पहला आ जाता है नए राजवंशों का उदय। राजा के अधीन सामंत वर्ग से उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के लिए उपहार लाए, जो सैन्य शक्ति है वो प्रदान करे, परंतु अधिक सत्ता हासिल करने पर सामंत ने स्वयं को महासामंत महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। जब सामंत ने क्या करा, मतलब जो अधिक सत्ता उसने जब हासिल कर ली तो उसने खुद को ही महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। महामंडलेश्वर का मतलब क्या होता है कि पूरे मंडल का महास्वामी। तो इस तरह से नए राजवंशों का उदय होता गया। यहाँ पे जाता है राष्ट्रकूट जो थे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान होता था। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, कीवर्ड्स जो ये है ना, ये आपको चैप्टर पढ़ के ही पता चलेंगे। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है कि सोने का गर्भ। अनुष्ठान क्या था ये, इस अनुष्ठान से जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रियत्व प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो वो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कराकर वो क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रकूट की अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो किसने की थी, दंतिदुर्ग ने की थी। अब हम बात करते हैं धन के लिए युद्ध। तो धन के लिए युद्ध होता था। कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष पूछा जाता है किन किन के बीच में हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पालवंश के बीच। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पालवंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 पक्ष थे, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पालवंश, आपको याद रखना है। मेंस का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 7वीं शताब्दी के दौरान राजवंशों के उदय की प्रक्रिया का व्याख्या करें। मतलब ये जो राजवंश का उदय हुआ वो आपको सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ना है बुक से। प्रशासन की बात करें, प्रशासन में वर्ग आ जाता है और कर आ जाता है। वर्ग जो था सामंत, उपाध्याय, न्यायाधिकारी, व्यापारी, ब्राह्मण, ये सभी इसमें वर्ग आते हैं। वर्ग हो जाता है सामंत वर्ग आ जाता है, उपाध्याय जाती है, न्याय अधिकारी आ जाती है, और व्यापारी ब्राह्मण ये सब आ जाते हैं। कर की बात करें तो कर जो व्यवस्था थी वो वेट्टी। एक वेट्टी क्या है, आप पूछा जा सकता है कि वेट्टी क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। वेट्टी क्या है, एक प्रकार का कर है। वेट्टी में क्या होता है, कर जो लगता है वो जबरन श्रम, मतलब जबरदस्ती परिश्रम कराकर। चोर शासन में क्या थी, कर व्यवस्था थी। कदमाई क्या लगता है, भू राजस्व, ठीक है, जो भूमि पर रेवेन्यू लेते हैं उसे कदमाई कहते हैं। चोल प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोल प्रतिमाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। मंदिरों पर आक्रमण की बात करें, सत्ता शक्ति इनका प्रदर्शन करने के लिए मंदिर बनवाते थे राजा। चलिए तो फिर हम अब आगे चलते हैं, एक बार आप देख सकते हो। और एक और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है 12वीं शताब्दी में संस्कृत काव्य रचा गया था। किसके द्वारा रचा गया था संस्कृत काव्य, ये कलन के द्वारा, राजतरंगिणी जिसे लिखी थी। तो ये वाला जो हमारा है इसमें जो भी इंपोर्टेंट कीवर्ड्स थे वो हमने देख लिया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे जाता है अफगान गजनी, सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सबने सुना होगा, ठीक है ना, जो 997 से 1030 AD एनो डोमिनी तक था। विस्तार इसकी बात करूं तो इसने मध्य एशिया के भाग, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से तक अपना अधिकार कर लिया था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर लूटा था किसी ने, महमूद गजनवी ने, इसलिए फेमस है। महमूद गजनवी ने अल बरेनी विद्वान को उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। उसने जो अल बरेनी नाम का जो विद्वान था उसको कहा उसने उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखो। तो अल बरूनी ने लिखी एक बुक, उसका नाम था किताब उल हिंद, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अल बरूनी ने कौन सी बुक लिखी, किताब उल हिंद। सुल्तान जो एक वर्ड दिया गया है, सुल्तान जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, शासक। अब भूमि के कई सारे प्रकार भी दिए थे। भूमि के प्रकार आप देखोगे, एक तो वेल्लन वगाई था, अब्राहमे दे था, शालाभोग, देवदान और तिरुवंत टुकुनी और पालीचंदम, ये सब भूमि के प्रकार थे।
चाहमान वंश मतलब चौहान वंश था जो, ठीक है ना। तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन के जो है 2 युद्ध हुए, एक तो 1191 में हुआ, 1192 में हुआ, ये आपको याद रखना है। जो 1191 में युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय जो है क्या हुआ था? विजेता हुआ था। लेकिन जो 1192 में फिर से युद्ध हुआ पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी विजेता हुआ, पृथ्वीराज हार गया और पृथ्वीराज की मौत भी हो गई थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था। पृथ्वीराज चौहान के टाइम की बात करें तो 1168 से 1192 इसका टाइम था। अब बात करते हैं, चोल मंदिर आसपास विकसित बस्तियों के केंद्र बन गए थे, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। शिल्पों में सबसे विशेष जो थी वो मैंने बताया भी आपको, कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल राज्य की बात करें तो कावेरी डेल्टा में मुरिया नाम का जो, ये मुरिया नहीं सॉरी मुट्टियार नाम से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे। उरियार के चोलवंशीय परिवार के विजाले ने मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसुदनी देवी का मंदिर बनाया। चोल वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था राजराज प्रथम, इसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम। इन्होंने तंजावुर और जो गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर बनवाए थे, जो स्थापत्य और मूर्तिकला के लिए फेमस है। एक वर्ड आता है पेरियापुरम। पेरियापुरम क्या है? एक तमिल कृति है। प्रशासन की बात करें तो किसानों की बस्ती क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। गांव का समूह नाडु कहलाता था। धनी भूस्वामियों को राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदवेलन और अड्राई जैसी उपाधि दी थी। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त जो अभिलेख से पता लगता है कि ब्राह्मण का संगठन कैसा था, सिंचाई के कामकाज कैसे थे, बगीचे, मंदिर, इन सब की देखरेख के लिए समितियां होती थी। तो ये सब पता लगता है। तो इस चैप्टर के नोट्स जाते हैं कंप्लीट। जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से आपको क्या दिखा रही हूँ, इस ये नोट्स से दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है एंड नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये नोट्स आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप 7th क्लास की एनसीईआरटी जो है उसका 2nd चैप्टर, जो भी मैं चैप्टर की वीडियो डालती हूँ ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर को बुक से रीड कर लेना है। रीडिंग करने के बाद अपने जो हाईलाइट आपको लगते हैं पॉइंट, उसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर ये वीडियो देखने और नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है। अगर आप कमेंट्स नहीं करोगे तो मैं 3rd वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको नोट्स सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं।